हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने डिस्कस कर रहे थे कि केवीएस पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था अपने पास 2023 के अंदर, है ना, उसको डिस्कस कर रहे थे। काफी क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, बाकी की जो पेंडिंग है वो अपने डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्लास अपनी इसकी और पेंडिंग है। ये लेक्चर आएगा, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और उसी के साथ अपना जो केवीएस वाला पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखो अपने पास क्या है इसके अंदर। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका एरिया कितना ए है, ठीक है ना। प्लेट सेपरेटर सेपरेटर डी इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k k और 2k। कि इसमें क्या है, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, सेपरेशन कितनी है डी है, और इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक भरे गए हैं, ठीक है ना। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k है, एक का k और एक का 2k, ओके, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, ठीक है। डियर एरिया एंड थिकनेस आर दिस, इनका एरिया ये और इनकी थिकनेस ये वाली है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सी नोट एंड सी आर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट स्लैब, मतलब कुछ नहीं भरा होता, खाली होता, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता, सी नोट होता, जो कि अपने पास हो जाता है एप्सिलॉन नोट ए अपॉन टी, है ना। और जब सब कुछ भर दिया तो जो कैपेसिटेंस बन रहा है वो कितना है, सी है। तो अपने को बताना है सी बाय सी नोट जो है वो कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में है। और उसके बाद जो बन रहा है वो क्या है, इसके पैरेलल में, ठीक है। तो पहले इनको सीरीज कॉम्बिनेशन कर लो, उसके बाद वो इसके इन दोनों का सीरीज कर लो, उसके बाद वो इसके पैरेलल में ऐड कर देना, ठीक है, तुम्हारा काम चल जाएगा। और ये क्वेश्चन सेम का सेम वैसा ही है जैसा तुमने एनवीएस वाले पेपर के अंदर किया था, ठीक है। तो करें इसको, पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो जब ये सीरीज में होती है तो कैसे बनता है, सीरीज में होती है तो बनता है 1/c डैश, ये भी करने की जरूरत नहीं है ना। सीरीज में होती है तो कैसे बनता, सीरीज में होती है तो बनता, मैं मान लेता हूँ सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये आएगा सी डैश इजिकल टू C1 C2 बटा C1 प्लस C2, मान रखो क्या आएगा C1, इस तरीके से देख लो। एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नोट के ए अपॉन डी, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका के देखो कितना है, इसका के ही है। एप्सिलॉन नोट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए एरिया कितना a/2 है, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा a/2। तो डी कितना है इसका, 2d/3, तो ये आएगा डी की जगह 2d/3, ओके। इंटू C2 देखो क्या है, 2 क्या आ जाएगा, 2k एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना है a/2, नीचे d/3, ओके, डिवाइड बाई इन दोनों का योग। तो क्या बनेगा, इन दोनों का योग करोगे तो देखो ये आएगा अपने पास एप्सिलॉन नोट के a/2 इंटू 2d, ठीक है, बाय 3 प्लस 2k एप्सिलॉन नोट a/2d/3, ये अपने पास आ जाएगा, ओके। इनको सोल्व करो, अब तो सोल्व करोगे तो क्या बनेगा देखो, एक तरीके से आप ये काट सकते हो, ऊपर 2 है नीचे 1 ही है ना, तो ये काट दो। एप्सिलॉन नोट के गया, एप्सिलॉन नोट के गया, है ना। यहाँ क्या है a/2 इसमें है, एक काटना है ना, ये लो a/2 एक ऊपर से कट गया तो नीचे से ये दोनों कट जाएंगे, है ना, क्योंकि प्लस में है, ओके। इधर से d गया तो इधर से भी d गया, इधर से भी d गया, d/3 काट रहा हूँ, ठीक है, तो d/3 भी गया, ओके। तो यहाँ क्या बचा 1/2 और यहाँ क्या बचा 2, तो 2 + 1/2 मतलब 2.5, मतलब 5/2 ऊपर आएगा तो 2/5, ठीक है। इंटू में इधर क्या बचा, इधर बचा 2, इधर बचा, ये 2 से 2 गया, तो इधर बचा अपने पास क्या, एप्सिलॉन नोट ए के, एप्सिलॉन नोट ए के डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट ए के डिवाइड बाय क्या बचा 2d/3, तो इधर आ जाएगा 2d/3, 2 से 2 गया, 3 ऊपर जाएगा तो ये बचा 3/5 एप्सिलॉन नोट ए के, 3/5 एप्सिलॉन नोट ए के बटा डी, है ना, 3/5 एप्सिलॉन नोट ए के बटा डी। ये अपने पास क्या आया, सी डैश आ गया। अब जो ये आया है ना वो इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में ना, पैरेलल में सीधा ही जुड़ जाता है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, नया तुम्हारा जो सी बनेगा वो क्या बनेगा, जिसको इन्होंने सी बोला है ना, वो सी क्या आएगा, ये वाला कैपेसिटेंस 3/5 एप्सिलॉन नोट ए के अपॉन टी, प्लस में क्या आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या बनेगा, एप्सिलॉन नोट इंटू का के, इसका के कितना है 3k है, 3k तो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आ गया इंटू ए कितना है a/2 एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, डी कितना है, डी इसका डी है और क्या, ठीक है। देखो तो कितना बना, ये बना 3/2, ये बना 3/5, है ना, 3/5 और 3/2, ये क्या बन गया एप्सिलॉन नोट ए के अपॉन डी, है ना। और ये रहा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ये सी है, इसमें सी नोट का भाग दे दो तो इधर बाकी इसका लग जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बाय
डी का तो डी से डी गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ए से ए गया, ठीक है। तो ये एक तो तुम्हारे पास बचा के, और ये बचा, इसको सोल्व आउट करो। सोल्व आउट करोगे क्या आएगा, एलसीएम आएगा 10, इधर आएगा 2, इधर आएगा 5, तो 2 तिये 6 और 5 तिये 15, तो 15 6 21/10 इंटू में क्या आ गया के। ये तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। कुछ नहीं करना, इन दोनों को सीरीज बनाना और जो बन जाए इसको उसके पैरेलल में कर देना, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिख ही रहा होगा तुम्हें, 3 सेल है, E1 है, E2 है और E3 है, जिनके ईएमएफ कितने हैं, 9 वोल्ट है, 5 वोल्ट है और 3 वोल्ट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम है, 0.5 ओम है और 1/3 ओम है। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, कनेक्ट किए गए हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच जो इनका इक्विवेलेंट बनेगा, कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, विद्युत वाहक बल कितना है। तो ये किसमें देखो, तीनों के तीनों पैरेलल में है ना। पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट आता है वो आता है E1/R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा अपने पास, E1/R1, तो ये कितना आया, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ठीक है। इधर क्या जाएगा, 1/1, 1/0.5 और 1/1/3, ठीक है। सोल्व करो, ऊपर कितना आया, ये हो जाएगा 50, काटोगे तो हो जाएगा 10, तो 10 और 9 19 और 9 ये 19 9 28, तो 28 ये आ गया, डिवाइड बाय ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2, 2 और 1 3 3 6, है ना। 28/6 अपने पास आ गया। 2 से काटोगे, किससे काटोगे इसको, यही है क्या, 28/6 करोगे, 2 से काटोगे तो 2 को 14 और 2 3, है ना। तो ये आया अपने पास 14/3, कितना है अपने पास, 14/3। कुछ गलती तो नहीं कर दी, दोबारा चेक कर लेते हैं। E1/R1 तो 9/1, E2/R2 5/0.5 मतलब 10, ठीक है। और ये बटा 1/3, तो ये 3 3 9, तो ये तो सही है, 9 है, 9 9 18 10 28, ठीक है। नीचे 1/1 1 1/0.5 2 और 1/1/3 3 3 और 2 5 1 6 6/28/6 14/3, तो आंसर आएगा ये, इसमें गलती है, इसको कर लो आप 14/3, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 14/3 आएगा अपने पास, क्योंकि तीनों क्या है अपने पास, ये उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। ओके, तो इस तरीके से ये जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज, देखो पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है ना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसको अपने यूज करते हैं और अपने ये चाहते हैं कि रीडिंग हर बार एक जैसी रहे। रीडिंग क्या रहे, एक जैसी रहे, ऐसा नहीं कि मैंने पहले रीडिंग अब ली, उसके बाद थोड़ी देर बाद टेम्परेचर चेंज हो गया तो रीडिंग अलग आएगी, नहीं। हम ये चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर है उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग सेम होने के लिए जरूरी क्या है, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग सेम होने के लिए जरूरी है कि उसका, उसके अंदर जो आप वायर यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो आप वायर यूज कर रहे हो ना, तो फिर क्या होना चाहिए उसके लिए ना, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब जो उसके मान को चेंज कर देगा, उसका रेजिस्टेंस है या फिर और कोई उसकी वैल्यू है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर का, नेग्लिजिबल होना चाहिए, समझे, कि उसका रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर कोई तापमान का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तापमान कम हो चाहे तापमान ज्यादा हो, कैसा रहना चाहिए, नेग्लिजिबल ही रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, एनर्जी बैंड्स ऑफ 3 मटेरियल आर गिवन बिलो, 3 एनर्जी बैंड जो है वो तुम्हें दिए गए हैं। हियर वी एंड सी रिप्रेजेंट देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स रिस्पेक्टिवली, कंडक्शन बैंड दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, कंडक्शन बैंड दिया हुआ है और वैलेंस बैंड दिया हुआ है, ओके। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इनके सारे गैप दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा कनेक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर, कौन सा इंसुलेटर है। देखो बहुत ज्यादा गैप है ना, तो ये हो गया अपने पास कौन सा, इंसुलेटर। इससे कम गैप है ना, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है। और कोई गैप ही नहीं है तो ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज लेबल्ड एज सर्टेन, है ना, एंड अदर इज रीजन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये क्वेश्चन सेम का सेम एनयूएस वाला है कि पोटेंशियल डिफरेंस ई होता है ना अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, सही बात है। जो वी होता है वो होता है ई माइनस का आई आर, ठीक है ना, जो वी होता है वो होता है ई माइनस का आई आर, की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके ईएमएफ से थोड़ा कम होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो ये रिलेशन होता है, यही तो रिलेशन है ना, यही तो हमने लिखा है। तो सही बात है, वी कम भी होगा, दूसरा रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो वी इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस का आई आर, क्या आएगा, वी इजिकल टू ई माइनस का
IR, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही है, और सही से तुम्हारा R जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है A के लिए, है ना। A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज वर्सेज करंट वेरिएशन कर्व कुड रिस्पोंड correspond टू GaAs, गैलियम आर्सेनाइड है ना, उसके लिए कौन सा तुम्हारा ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना। पहली बात देखो कि ये अपने एनवीएस में आया था, और वहां भी मैंने बताया था कि जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ना, उसके लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, कि वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो तुम्हारी करंट बढ़ेगी, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट जो है वो घट भी जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो चेंज जो है वो शार्प चेंज नहीं होगा, इस तरीके से कुछ रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ग्राफ तुम याद भी कर सकते हो, काफी 3-4 जगह मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी तुम्हारे पास हो सकता है, या तो ऐसे पूछ लेते हैं गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ कौन सा होगा आईवी में, या ये ग्राफ देके पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ किसके लिए है, ठीक है। दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में, जहां आपका 11th-12th का कंटेंट जो है वो ढंग से आता है। ओके, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ohm at 27 degree and the resistance of 2.7 degree 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Which one of the following value approximately gives the temperature coefficient of the resistivity of silver? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या निकलेगा इस सिल्वर का, ठीक है। बाकी सारी की जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन जो है वो क्या है, वायर की सेम है। तो देखो क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आर देखो कितना हो गया, आर तुम्हारे पास कितना हो गया, ये हो गया 100 पे 2.5 2.7 हो गया, कितना हो गया बाद में 100 2.7 हो गया, पहले कितना था 2.1 था। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तापमान में चेंज कितना किया, देखो ये चेंज हो गया 73 डिग्री, है ना, 73 डिग्री, केल्विन को या कुछ भी को कोई दिक्कत नहीं। सोल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 2.7 बटा 2.1 1 प्लस अल्फा 73, सोल्व करोगे तो अल्फा कितना आएगा 2.7 बटा 2.1 माइनस का 1, ठीक है, और डिवाइड बाय 73, ये तुम्हारा आंसर है। कर लो चेक, सोल्व करता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये देखो कितना आ रहा है, 2.7 भाग 2.1, है ना, कितना आ गया माइनस का 1, और इसके भाग में आ जाएगा 73, तो ये आया 0.0039, है ना, ये आया अपने पास 0.0039, या कह सकते हो 0.004, या कह सकते हो 4 गुणा 10⁻³ है ना, ये वाला अपने पास आंसर आ गया। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैड नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देखो नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी किसकी है, गोल्ड की है, किसकी है नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, गोल्ड की है। देखो ये क्या है अपने पास, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, ये देखो ढंग से प्रोनाउंसिएट भी नहीं हो कर पा रहा मैं, ससेप्टिबिलिटी जो होती है गोल्ड की वो क्या होती है अपने पास, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये क्या होगा, अपोज करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोल्ड जो है इसके पास क्या होती है, डायमैग्नेटिज्म शो करता है, और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर क्या है, कितनी करंट है, 10 एम्पियर की करंट है, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इज, ठीक है। तो वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिंपली बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये किसके कारण है, ये एक वायर है, उससे आर दूरी के ऊपर आप क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, जिसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, ठीक है। लॉन्ग मतलब इसको लगभग आप इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हो, ये मानते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, म्यू नॉट क्या आ जाएगा 4 पाई गुणा 10⁻⁷, ओके। आई करंट का मान कितना है 10 एम्पियर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई गुणा आर कितनी है, रेडियस कितनी है, रेडियस मान लो, डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, ओके। सोल्व करो, इससे काटोगे आएगा 2, इससे काटोगे आएगा 0.1, इससे ऊपर जाएगा तो ये आएगा 100, इससे इसको काटोगे आएगा 10⁻⁵, 10⁻⁵ को लिख सकते हो 10 गुणा 10⁻⁶, मतलब 10 माइक्रो, है ना, तो 10 माइक्रो आ जाएगा अपना आंसर, कि 10 माइक्रो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट जो भी ये पास में तुमने लिखा है, चाहे ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे पी लिखो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विद 50 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर
इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। ठीक है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड कितनी है, इतनी है, टर्न्स कितने उसमें इतने हैं, करंट कितनी है उसमें इतनी है। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ये वर्टिकली सस्पेंड किया गया इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, बी का मान कितना, इतना है। ठीक है, सच दैट द प्लेन ऑफ कोइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, जो कोइल जो है ना उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि जो कुंडली है उसका एरिया वेक्टर कितना कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये 60 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारे लिए थीटा कितना है, एक तरीके से देखो तो आप 30 है, कितना है 30 है। ठीक है ना, तो थीटा अपने पास 30 हो गया। टोरक निकालना है तो अब टोरक क्या हो जाएगा, टोरक हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो निकालो, एन का मान कितना है 50, करंट कितनी है 40, 4, एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर इंटू 0.05 मीटर है ना, स्क्वायर है। तो बी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0.6 है ना, 0.6 और साइन 30, साइन 30। ओके, तो ये कितना आएगा 50, सोल्व करो इसको। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 है ना। ठीक है, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, सोल्व करो क्या होगा। ठीक है, सोल्व करो इसको, 10 5 50 है ना, 5 चौक 20 और 20 5 100, 5 से 5 गया है ना, 5 से इसको काटोगे तो फिर से 20 और 2 से इसको काटोगे तो 3, तो ये आया 3/20, कितना आया 3/20। तो 3/20 देख लो कितना होता है, 0.3 का आधा 0.15, 0.015 ऐसे क्या हो जाएगा, ये 3 भाग करो, 3/20, तो ये आया 0.15, 0.15 है ना, कितना आ गया 0.15 न्यूटन इंटू मीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, टॉर्क आ गया, कि जो स्क्वायर कॉइल तुमने रख रखी है इस पे इतना टॉर्क लग रहा होगा, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है कि लॉन्ग टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, दो लॉन्ग वायर है जिनके बीच का गैप कितना है 10 सेंटीमीटर है। ओके, कैरी करंट्स ऑफ 10 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, एक में करंट कितनी है 10 एम्पियर है, दूसरे में करंट कितनी है 4 एम्पियर है रिस्पेक्टिवली, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपेल करते हैं, ठीक है, तो रिपल्सन होगा पहली बात तो ये दोनों तो गए। ठीक है, द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय कंडक्टर बी ऑन 5 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर ए इज, ध्यान से देखना 5 सेंटीमीटर सेगमेंट मतलब पहले तुम निकालोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फिर उसको 5 सेंटीमीटर से गुणा करोगे, तो के बी के 5 सेंटीमीटर सेगमेंट के ऊपर करंट, जो कंडक्टर ए है ना उसका करंट वो फोर्स आ जाएगा, समझ रहे हो। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे आप, जो कितना होता है, जो होता है म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी, ये निकालोगे। उसके बाद एल का इधर गुणा कर दोगे, जो अपने पास 5 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ से इससे आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फिर लेंथ का गुणा कर दोगे तो वो फोर्स आ जाएगा, है ना। सोल्व करो इसको, एल भी इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दे रखा है एल का मान, तो म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10⁻7, I1 I2 कितना है 10 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई, डी का मान कितना है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.10। ओके, इससे इसको काटोगे तो ये क्या आएगा 2 और ये हो जाएगा 100, इससे इसको काटोगे नहीं, ये 10 था ना, तो इधर 1 0 और आएगा, ठीक है, ऐसे सोल्व करोगे तो क्या बचा, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया इंटू 10⁻6 आ गया, ये कितना आ गया 8 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, कितना आ गया 8 माइक्रो न्यूटन आ गया, ऑप्शन नंबर 2 आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए 1.2 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ ए वायर, 1.2 स्ट्रेट सेगमेंट है वायर का, पार्ट ऑफ ए सर्किट है, सेंटर्ड एट दिस अलोंग वाई एक्सेस, इट कैरीज ए करंट ऑफ दिस अलोंग वाई एक्सेस, द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट दिस इज, क्या बोला है 1.2 स्ट्रेट सेगमेंट है वायर का, ठीक है, सेंटर्ड एट 0 0, ये अपने पास 0 0 पॉइंट है, इस पे सेंटर्ड है, मतलब आधा आधा जाएगा दोनों साइड में। तो किस साइड में देखो, लाइज अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे है, मतलब आधा इधर है और आधा इधर है, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर मतलब 0.6 सेंटीमीटर इधर है और 0.6 सेंटीमीटर अपने पास किधर है, इधर है। ओके,
इट कैरीज ए करंट ऑफ 6 एम्पियर अलोंग वाई एक्सिस। इस साइड में कितनी करंट है इसके, 6 एम्पियर करंट है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 12,0 इधर आएगा 12,0 तो, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर कोमा 0। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ठीक है ना। करंट ऊपर है तो ये आएगा अंदर की तरफ, तो ये एक्स है ये वाई है, तो वो आएगा माइनस जेड की तरफ। तो माइनस जेड कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दो तो गए, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है कि नहीं, 12 सेंटीमीटर। ये लो म्यू का नोट का मान लो, ये लो आई का मान लो 6 एम्पियर, कर दो सोल्व। क्या आएगा, इससे ये गया 2, 2 से ये गया 6, 6 से ये गया 6, मतलब कुछ बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। 0.5 कैसे आएगा फिर, हम्म, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, दोबारा देखो क्या बोल रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर का तुम्हारे पास क्या स्ट्रेट वायर है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। वायर पार्ट ऑफ सर्किट सेंटर्ड एट 0,0। ये तब होता, ये वाला फॉर्मूला, जब वो वायर कैसा होता, लॉन्ग इनफ होता, ठीक है ना, क्या होता, लॉन्ग इनफ होता। पर वो अब लॉन्ग नहीं है, वो अब लॉन्ग नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वाला, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, देखो कौन सा लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला लगेगा इस बार। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो भी आ गया इसको देखोगे तो ये आया है 10 की घात -5, है ना, सोल्व करोगे तो आएगा 10 की घात -5, डिवाइड में 2 रह गया तो 2 आ गया यहाँ, ओके। साइन थीटा 1 मतलब सामने से, इस पॉइंट से 12 वाले पॉइंट से देखोगे ना तुम, सामने से कितना ऊपर देखना पड़ा, ठीक है ना, वो थीटा है और उसका साइन थीटा है, ठीक है ना। तो वो कितना आएगा देखो, ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2, समझ रहे हो क्या बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 क्या आएगा, क्या होता है, लंब बट्टा करंट, तो इसका लंब कितना है, इतना, और करंट कितना है, इतना, इसका भी क्या आएगा, लंब इतना और करंट इतना, मतलब सेम ही है। तो 2 गुना लंब कितना है इसके पास, 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 है ना, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, दोनों कट जाएंगे आपस में, है ना। 0.6 लंब बटा करंट, ये कितना आएगा, ये है 12, ये है 0.6, है ना। तो ये आएगा रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये अपने पास जो अपना आंसर है वो है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, देखो क्या आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, तो 144.36 का रूट करेंगे अब, 144.36, तो ये आएगा 12.01, है ना, या इसको आप लिख सकते हो कितना, 12। अब सोल्व करो इसको, तो क्या आएगा, 2 से 2 गया, 0.6 को 12 से काटोगे तो इसको करोगे तो 120, 6 दूने 12, मतलब नीचे आ गया 20। 2 का भाग देते हो तो आता है 0.5, 20 का दे रहे हो तो आएगा 0.05 गुणा 10 की घात -5, या तुम इसको लिख सकते हो 0.5 माइक्रो न्यूटन, है ना, माइक्रो टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो 0.5 माइक्रो टेस्ला, ये लो आंसर, ठीक है ना। फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं था, लॉन्ग होता ना, लॉन्ग होता तो सामने से तुम देखते, ये थीटा 1 क्या हो जाता, ऐसे देखो 90 हो जाता, तो साइन 90 कोई दिक्कत नहीं करता, साइन 90 दिक्कत नहीं करता। अब ये क्या है, ये लिमिटेड है, लिमिटेड है ना, तो ये थीटा 1 रहेगा, थीटा 2 रहेगा, इस तरीके से तुम्हारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज, ठीक है। देखो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी आती है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है म्यू नॉट ए बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी आती है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगी, डिवाइड में अगर वॉल्यूम करो या पर यूनिट वॉल्यूम की बात करो तो ये आएगा बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। अरे रुको 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 रुको, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ना, वो कितनी आती है अपने पास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आती है अपने पास बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, इतनी आती है, ठीक है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इतनी आती है, ठीक है। डेंसिटी ये वाली है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ये आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये अपने पास कितनी है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट है, ओके। नेक्स्ट देखो कि ए 2 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, मतलब ये तुम्हारे पास एन है, एन कितना है तुम्हारे पास 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ओके ठीक है। अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू
द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ठीक है, एक एंड से पास हो रहा है ना, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द रोड इज इन कॉन्टेक्ट विद ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, द कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.6 Tesla exists in a region parallel to the axis. The EMF induced between the center and the ring is, एनवीएस वाला क्वेश्चन सेम का सेम। 2 मीटर लंबी रोड थी, रोटेट कर रही थी इतनी फ्रीक्वेंसी से, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द other end of the road is in the contact with the circular metallic ring, a constant and uniform magnetic field. This exists in the region parallel to the axis. The EMF induced between the center and the ring is, कितना आ जाएगा, ये आता है EMF जो इंड्यूस होता है इस केस में 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आता है अपने पास। तो यहां से निकालो 1/2 का 1/2, बी का मान 0.6, ओमेगा का मान 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, एन का मान कितना है 20, ठीक है। एल स्क्वायर, एल कितना है 2, तो 2 दूने 4, सोल्व करो, 2 को इसे काटोगे तो ये 2 आएगा, ओके, और सोल्व करो, 20 दूने 40, 40 दूने 80, है ना, 20 दूने 40, 40 दूने 80, और 8 छिके 48, तो ये आ गया 48, है ना, ये आ गया पाई, 48 पाई आएगा। 48 पाई वोल्ट जो तुम्हारा क्या आ गया, इंड्यूस डीएमएफ आ गया। इंड्यूस डीएमएफ का मान जो है वो आता है, अगर एक रोड रोटेट कर रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच कितना आता है, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, ये है कि एक सोलेनोइड अपने पास, एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ कितनी है, इतनी है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्ट करता है इतने फेरे हैं पर यूनिट लेंथ के अंदर, सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात देखो, फाई इजिकल टू क्या होता है, फाई इजिकल टू होता है एल आई, ठीक है। और किसी जो सेल वो क्या बोलते हैं उसने पास, ये है जो कोई सोलेनोइड है, ठीक है, तो उसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहली बात जो फाई होता है वो होता है एन बी ए, ठीक है, एन का एन हो गया, ए का ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या होता है, बी होता है अपने पास, ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो ये कितना होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, एन मतलब स्मॉल एन होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये अपने पास होता है, तो ये अपने पास कितना आ गया, ये आता है म्यू नॉट ए एन स्क्वायर आई बटा एल, ठीक है। ये आ गया क्या अपने पास, एल आई, आई से आई गया तो एल कितना आ गया, म्यू नॉट ए एन स्क्वायर बटा एल, ठीक है। ये देखो अपने पास कितना आ जाएगा, म्यू नोट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, है ना, म्यू नोट का मान इतना आ गया, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एरिया, ये आएगा अपने पास कितना, 1 गुणा 10 की घात -3, म्यू नोट का मान कितना आ गया, 4 पाई गुणा 10 की घात -7, ए का मान कितना आ गया 1 गुणा 10 की घात -3, एन स्क्वायर, एन की स्क्वायर करो 200, तो 200 देखो पर यूनिट लेंथ में 200 है, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करो आप, एल स्क्वायर गुणा कर दो, एल स्क्वायर का भाग कर दो, तो अब ये बन गया पर यूनिट लेंथ, है ना। तो 200, तो 200 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और 10 की घात आ जाएगी 4, ठीक है। ये अपने यूज ले लिया, अब यहाँ बच गया एल स्क्वायर, इससे काट दो तो यहाँ बचेगा एक कितना एल, तो यहाँ एल और पुट कर दो, एल कितना है 2 मीटर लंबी हो गई, ठीक है। सब पुट कर दिया, आई बच गया, आई पहले ही कट गया था, है ना, म्यू नोट का मान पुट कर दिया, ए का मान पुट कर दिया, एन स्क्वायर बटा एल स्क्वायर पुट कर दिया, एल का पुट कर दिया, ओके। इसको सोल्व कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करो कितना 7 3 10 और ये 4, तो माइनस का 6 बच गया, तो माइक्रो आ गया। अब देखो 2 चौके 8, 8 चौके 32, तो ये आ गया 32 पाई माइक्रो हेनरी, कितना आया 32 पाई माइक्रो हेनरी, ठीक है ना, कितना आ गया 32 पाई माइक्रो हेनरी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना, 32 पाई माइक्रो हेनरी। देखो कितना है, एज साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 144 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू ए सर्किट एलसीआर, एलसीआर सर्किट है, इसके अंदर इतनी पीक वोल्टेज और इतनी फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है वो लगाया गया है, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है पावर डिसिपेटेड कितना होगा इसमें और पावर फैक्टर कितना होगा। देखो पावर फैक्टर की बात करें तो वो होता है कोस फाई, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है आर बटा जेड। आर कितना है यहाँ पे 7 नहीं 3, और जेड कितना है, जेड अपने पास एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। करो ये सोल्व, तो एक्सएल एक्स सी ये सारे निकालो भाई, तो ये अपने पास आएंगे, देखो एक्सएल क्या होगा, एक्सएल होगा ओमेगा इंटू एल,
ओमेगा क्या होगा 2 पाई गुणा एल का मान कितना है, ये रहा एक्सएल ही दे दिया ना पूरा पूरा 7, ठीक है ना, एक्सएल ही दे दिया 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 में 3 गए 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 16 9 25, 25 का रूट करोगे तो 5, तो ये कितना आया 3/5 मतलब 0.6, तो पावर फैक्टर जो है वो 0.6 आएगा। ये दोनों तो गए, है ना। अब देखने हैं अपने को क्या, पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड जो होती है वो कितनी आती है, वीआरएमएस गुणा आईआरएमएस गुणा cos फाई, ठीक है। अब देखो वीआरएमएस क्या हो जाएगी, वीआरएमएस अपने पास हो जाएगी पीक में रूट 2 का भाग दे दो, तो पीक कितनी है 141, रूट 2 का भाग दे दो। आईआरएमएस क्या हो जाएगा, वीआरएमएस बटा जेड। आईआरएमएस कितना होता है, ये होता है वीआरएमएस बटा जेड। वीआरएमएस का मान रख दो यहाँ पे, फिर से कितना हो जाएगा इतना डिवाइड बाय जेड। जेड का मान रखो तो ये आएगा रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर करो, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर है ना, 7 माइनस 3 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, है ना, प्लस आर का स्क्वायर, आर मतलब रेजिस्टेंस, ये तो आ ही गया ना अपने पास 1 बाय आर, वो 1 बाय जेड, जेड कितना आया था देखो 5 आया था, तो ये 5 रख दो, क्यों ही ज्यादा सोचना। कोस फाई का मान कितना आया था 0.6, ये लो सोल्व कर दो कितना आएगा देखो, ये बना 141 का स्क्वायर, 141 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और गुणा 0.6/5, ओके, तो ये आएगा 0.12, इससे काटोगे तो ये आएगा 0.06, ठीक है, सोल्व करो। 141 गुणा 141, ठीक है, इंटू 0.06, ये आएगा 1192, 1192 वोट, या इसको लिख सकता हूँ 1.192 किलोवाट, ठीक है, 1.192 मतलब इतना किलोवाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड हो गई वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई, और अपने पास जो पावर फैक्टर है वो हो गया आर बटा जेड, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपने पास आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑल वर्चुअल इमेजेस, कि सारे के सारी जो वर्चुअल इमेज है ना, जो भी अपने पास मिरर से बनती है, लेंस से बनती है, उनके बारे में तुम क्या कह सकते हो, उनके बारे में पहली बात देखो क्या क्या चीजें सही है उनके बारे में, ठीक है। ट्रू कौन से बताने, these can be seen but cannot be taken on a screen, नहीं उन दिस कैन बी सीन बट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, सही बात है, इनको देखा जा सकता है पर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि रियल इमेज नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। दीज आर इफेमेरल शॉर्ट लिविड, मतलब थोड़ी सी देर आएगी फिर हट जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपने बिंब रखा है तो आपको प्रतिबिंब दिखेगा, जब तक बिंब वहां है प्रतिबिंब आपको दिखता रहेगा, ठीक है ना, तो शॉर्ट लिविड नहीं है, ये लॉन्ग लिविड है, ओके। देयर आर ऑलवेज इक्वल इन साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है, कभी छोटी हो सकती है कभी बड़ी हो सकती है, ऑलवेज इक्वल थोड़ी होगी साइज के अंदर, है ना। नेक्स्ट, देयर दीज कैन बी फॉर्मड एदर यूजिंग कॉन्वेक्स और कॉनकैव सरफेस, ये बात सही है, कॉन्वेक्स और कॉनकैव दोनों ही सरफेसेस से बन सकती है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। वो कॉनकैव लेंस में भी बनेगी और कॉन्वेक्स मिरर में भी बनती है, तुम्हारी जो आभासी इमेज है वो, ठीक है। तो कैन बी फॉर्मड एदर, हाँ ये बात भी सही है कि या तो इससे बनेगी या इससे बनेगी, ए और डी जो है वो यहाँ पे अपना क्या है सही है, ठीक है ना, कि ये पर्दे पे प्राप्त नहीं की जा सकती, देखी जा सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, इनको चाहे कॉन्वेक्स से बना लो या कॉनकैव से बना लो, दोनों से ही आपको मिल जाएंगे, ओके। ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज शोन इन द डायग्राम ए होलो लेंस मेड ऑफ वेरी थिन ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5 कैन बी फिल्ड विद एयर, ये अपने को क्या बोल रहा है कि जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया एक होलो लेंस है, ठीक है ना, ये होलो लेंस है जहां पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक होल है, ठीक है, इसके अंदर आप कौन सा भी लिक्विड भर सकते हो, ठीक है, मेड ऑफ वेरी थिन ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5, ठीक है, कि अपने पास क्या है एक लेंस है, ठीक है ना, ये क्या है एक लेंस का कवर है, इसमें आप लिक्विड डालोगे तो ये लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब एक लेंस ऐसे होता है, ये उसका कवर है, उसमें कुछ भी लिक्विड डालोगे तो उसी लिक्विड का लेंस की तरह बिहेव करेगा, ओके। ए सोन इन डायग्राम ए होलो लेंस मेड अप ऑफ वेरी थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो इसका पार्ट है ना, ये वाला बना हुआ है, ओके। कैन बी फिल्ड विद एयर, इसमें आप एयर भी भर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर चाहो तो पानी भी भर सकते हो, ओके, और चाहो तो CH2 भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
थॉट मे बी अडोप्टेड इफ द लेंस इज टू बी यूज्ड एज डाइवर्जेंस लेंस, ठीक है ना, इसमें क्या बने इसके बाहर क्या रखें, ठीक है, ताकि ये कौन सा बिहेव करे, डाइवर्जेंट लेंस बिहेव करे। देखो डाइवर्ट से याद रखता हूँ, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, फैलना। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, फैलना। फैलाता कौन है तुम्हारे पास, कौन कैव लेंस। कौन सा फैलाता है, कौन कैव लेंस फैलाता है। ये कौन कैव ही रहना चाहिए, कौन कैव रहना चाहिए मतलब डाइवर्ट करता है, मतलब कॉनकेव ही लेंस ये रहना चाहिए। डाइवर्जेंट लेंस होता है भाई कॉनकेव लेंस तुम्हारा, तो ये कॉनकेव लेंस ही रहना चाहिए। मतलब इसके अंदर तो क्या होना चाहिए, हमेशा डेंस मीडियम होना चाहिए, और बाहर कैसा मीडियम होना चाहिए, रेयर मीडियम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा देखो हो रहा है क्या, और तीनों चीजें क्या भरी है, देखो एक तो तुम्हारे पास वाटर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.33। एक क्या है, एयर का है, एयर का 1, और CS2 है एक, तो CS2 का कितना है अपने पास, 1.6। अंदर सॉलिड होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, और बाहर क्या होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, द लेंस इज फिल्ड विद वाटर, लेंस को वाटर से फिल कर दो, ओके, और एयर में रख दो, इसमें रख दो, ठीक है, ये डेंस आ गया, रेयर आ गया, ये बात भी सही है। लेंस इज फिल्ड विद CS2, CS2 से भर दो और एयर में रख दो, ये बात भी सही है, ये डेंस हो गया, ये रेयर हो गया, ओके, ये भी सही है। द लेंस इज फिल्ड विद CS2, इसको CS2 से भर दो और क्या रख दो, पानी रख दो, ये बात भी ठीक है, ये वाला भी सही है। नेक्स्ट क्या है, द लेंस इज फिल्ड विद वाटर, इसको वाटर से तो भर दो और किस में रख दो, CS2 में रख दो, ये गलत हो जाएगा, ये फिर कौन कैव नहीं रहेगा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन क्या था, विच मे बी एडोप्टेड, कि किसको स्वीकार किया जा सकता है, तो ABC तीनों को स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये इस तरीके से होना चाहिए था कि निम्न में से किसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो तब आंसर कौन सा होता, चौथा होता, क्योंकि हमेशा ऐसे है कि अगर ये कौन कैव खोल है ना, तो इसको इस तरीके से रखना है कि अंदर कौन सा मीडियम हो, डेंसर मीडियम हो, और बाहर कौन सा हो, रेयरर हो, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, एक दूसरे के कंपैरिजन में, तब जाके अपनी जो बात है वो बनेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक बार छोड़ो, उसका नेक्स्ट देखो, विद रिगार्ड टू हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन। हाइगेन का प्रिंसिपल क्या था सेकेंडरी वेवलेट का, हाइगेन का प्रिंसिपल ये था सेकेंडरी वेवलेट के लिए कि प्रत्येक जो वेवलेट है, ठीक है ना, वो इस तरीके से बिहेव करती है कि वो एक सोर्स ऑफ वेवलेट है, समझ रहे हो ना, कि जैसे मतलब यहाँ लो, यहाँ पे लाइट गई और यहाँ से जो लाइट आएगी तो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ रख दोगे तो इससे फिर ये इस तरीके से जाएगी, मतलब प्रत्येक पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के रूप में क्या करेगा, बिहेव करेगा हमेशा, ठीक है ना। विद रिगार्ड टू हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फ्लोइंग स्टेटमेंट आज गिवन, ये तीन स्टेटमेंट तुम्हें दिए गए हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू या आर ट्रू, निम्न में से कौन से सही है, ठीक है। देखो तो हाइगेन्स प्रिंसिपल जो था ना, पहला स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, गलत बात। तुम लाइट की स्पीड जो है वो मीडियम में पता नहीं कर सकते इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से तुम स्नेल का नियम प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तुम वेव फ्रंट के बारे में बता सकते हो, कब कौन सा कहाँ होगा, लेकिन तुम जो वेलोसिटी ऑफ लाइट v है वो पता नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें अपवर्तनांक चाहिए, अपवर्तनांक तुम इससे पता नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना कि पहला जो है वो सही नहीं है, स्नेल का नियम हो जाएगा, और इससे पोजिशन ऑफ ए फेवरेट वो भी हो जाएगा, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ सही नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बी और सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो कौन से सही है, बी और सी तुम्हारे पास सही है। नेक्स्ट देखो, 3 न्यूक्ली है, 3 न्यूक्ली है, एक्स है, वाई है, जेड है, इनके मास नंबर इतने हैं, A1 है, A2 है और A3 है, ठीक है। देख लो, एक्स वाई जेड, यहाँ है A1, यहाँ है A2 और यहाँ है A3, ठीक है। ऑर्डर की बात करूं तो देखो, सबसे A2 जो है वो A1 से बड़ा है और A3 A1 से छोटा है, ठीक है। मतलब A2 बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया A1, और जो A3 है वो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स वाई जेड आर E1 E2 E3, बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है, ये दोनों तो बराबर है, E1 E2, E3 बड़ा है, E3 तो हो जाएगा बड़ा, और E2 E1 हो जाएंगे छोटे, ठीक है। अरेंज द न्यूक्ली इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कौन बताता है, ये बताता है अपने आप अपने पास कौन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब जिसके लिए E/A का मान ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो E/A का मान सबसे ज्यादा किसके लिए है, ठीक है, सबसे कम ये है, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है। देखो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग दोगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तीसरे के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बढ़ते हुए में, तो बढ़ते हुए सबसे ज्यादा किसकी है, एक्स की है, और क्या। उसके बाद देखो, ये दोनों तो बराबर है, पर इन दोनों में बड़ा A2 है, तो बड़ी संख्या का भाग दे रहे हो बराबर वाली में, है ना। मतलब ये 2 है दोनों ही, और ये 3 है और ये 2 है, तो 2 का भाग 2 में भाग दोगे एक आएगा, 2 में 3 का भाग दोगे तो 0.66 आएगा, तो ये A2/E2 है ना, ये छोटा है, ठीक है ना।
A2/2 क्या है, छोटा है, ठीक है, तो ये तो इनका ऑर्डर ही गलत है ना। बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी, किसकी बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जेड होगा, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल कौन होगा, एक्स होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, वाई होगा। सिंपल सी बात, कौन होगा, वाई होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी मैं और थोड़ा सा देख लेता हूँ, जेड एक्स वाई ये ऑर्डर आएगा, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ये एक ही ऑर्डर यहाँ मैच हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये भी देख लो कि सबसे हाईएस्ट जेड के पास है एनर्जी, ठीक है, और सबसे लो नंबर भी जेड के पास है, तो बाइंडिंग एनर्जी जेड की ज्यादा है, तो हाईएस्ट तो जेड में ही आएगा, ठीक है ना, हाईएस्ट तो जेड में ही आएगा। इंक्रीजिंग पूछा है ना, जेड में सबसे ज्यादा हो गया, और उससे थोड़ा कम एक्स में, और सबसे कम वाई में, हाँ ये सही है अपने पास, है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा चुका हूँ एनईएस वाले पेपर के अंदर, ठीक है, ये पता ही चल रहा है मेरे को देख के ही कि A point light source O is placed between two plane mirror at a distance 0.x from mirror A, as shown in the figure. We see multiple images of the light source in the both mirrors. How far behind mirror A are the nearest three images of the source in that mirror? ठीक है, कि कितनी तीन इमेजेस जो है वो कितनी नजदीक से दिखेगी, ठीक है। हाउ फार बिहाइंड, ए के पीछे, ए जो अपना ये मिरर है, इसके पीछे कितनी दूरी तक आपको मिरर जो है वो दिखती रहेगी, ठीक है, इमेजेस जो दिखती रहेगी। 0.2 है, ये लो इस तरीके से मिरर है, ये 0.2 है, ठीक है, तो यहाँ पहली दिख जाएगी 0.2 पे, तो पहली दिख जाएगी 0.2 पे, ठीक है। अब ये वाली दिखेगी, ये कितनी है इससे, 0.8, तो यहाँ ये कितनी दिखेगी, 0.8। अभी 0.8 ये वाली मिरर, ये वाली जो इमेज है वो उसकी इमेज इसमें दिखेगी, है ना, तो ये हो गया 0.8, 0.8 कितना हो गया, 1.6 प्लस ये, तो 1.8, 1.8 इससे पीछे दिखेगी, तो 1.8 इससे पीछे दिखेगी, ठीक है, 1.8 इससे पीछे दिखेगी, दिख गई 1.8 तक पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो इमेज है इसकी भी तो इसमें दिखेगी, है कि नहीं, कितना, 1.2, तो यहाँ कितनी दूरी पे दिखेगी, 1.2 पे। अब 1.2 की इमेज फिर इधर दिखेगी, तो 1.2 तो ये हो गई, 0.8 ये होगी 2, ये होगी 2.2, तो इससे पीछे 2.2, है ना, इससे पीछे 2.2। ये मैंने ज्यादा कोई ढंग से समझाया नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश में समझा चुका हूँ, है ना, इंग्लिश वाले में ढंग से समझाया था, तो वहां से भी आप थोड़ा सा इसको क्या देख लेना, और देख लेना दोबारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एपरेटस, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन से स्टेटमेंट जो है वो अपने पास ट्रू है। पहला क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। दूसरा देखो, द saturation current for a given photosensitive material is independent of the frequency of the incident radiation। सही बात है, saturation current जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो दूसरा सही है। ऑन बोmbarding रेडिएशन ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस टेक ए प्लेस विद ए लॉन्ग लैग ऑफ टाइम। नहीं, लॉन्ग लैग नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता, फास्टली हो जाता है। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज सेम फॉर ऑल फोटो सेंसिटिव मटेरियल। सभी के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है, बिल्कुल नहीं है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल अलग अलग है, तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है और थ्रेश होल्ड वोल्टेज जो है वो क्या होगी, थ्रेश होल्ड वोल्टेज कह दो या थ्रेश होल्ड एनर्जी कह दो, क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये 3 गलत हो गए, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है कि जो करंट है अपने पास वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द दे ब्रोगी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 67.5 जूल, कि दे ब्रोगी वेवलेंथ क्या होगी, एक बॉल जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी है, द मास ऑफ द बॉल इज इतना है। दे ब्रोगी वेवलेंथ निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और मास जो है बॉल का वो भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है। आ जाओ, तो क्या होता है, के इजिकल टू क्या होता है, ऐसे देखो, लैम्डा इजिकल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, ठीक है, पी क्या होता है, √2 me, ठीक है। निकालना क्या है, वेवलेंथ तो निकालनी है, ठीक है, एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 डिवाइड बाय √2 गुणा एम, मास कितना है 150 ग्राम, 0.150, ठीक है। एनर्जी कितनी है 67.5, ठीक है ना, 67.5। तो ये देखो, सोल्व करो इसको, क्या आएगा 67.5 गुणा
0.150 67.5 गुणा 0.150 गुणा 2, तो ये आया 20.25। ठीक है, 20.25 का रूट करो, 20.25 ये आएगा 4.5, है ना। तो 6.6 भाग 4.5, ठीक है, तो ये आएगा 1.46। 1.46 गुणा 10⁻⁻34, है ना। 1.46 गुणा 10⁻⁻34 मीटर, ये तुम्हारी क्या आ गई, दे ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 3 पार्टिकल, देर आर 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, आर एसिलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिस, इतने पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो रहा था, तुमने एसिलेट किया है पार्टिकल को। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटेड दे ब्रोगली वेवलेंथ ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, सबसे ज्यादा दे ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी और सबसे कम किसके लिए होगी, अगर सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट से क्या कर दिया गया, एसिलेटेड कर दिया गया। ठीक है, देखो लेमडा होता है एच अपॉन पी, पी होता है, पी क्या होता है भाई, एम वी, है ना। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 m ई, है कि नहीं, 2 m ई का मान क्या हो गया, Q × V। ठीक है, ये हो गया। देखो एच अपॉन क्या होता है, पी, पी क्या होता है, √2m ई, ई होती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया तो QV, है ना। तो ये MQV, V सबके लिए सेम है, H सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/√m², है ना। अब M और Q का गुणा देख लो, अल्फा पार्टिकल है ना, इसके लिए द्रव्यमान कितना होता है, 4 गुणा द्रव्यमान ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना होता है 2, 2 गुणा प्रोटॉन का चार्ज, ये चार्ज होता है, तो ये कितना बना, 2 2 8 MP गुणा ई, है ना। ई नहीं, हाँ चार्ज तो ई है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है इतना और चार्ज होता है इतना, तो ये तो बहुत छोटा है। प्रोटॉन के लिए मास होता है इतना और चार्ज होता है इतना, सबसे ज्यादा इसके लिए ही है, सबसे कम इसके लिए ही आएगी, ये लो सबसे कम। उसके बाद इससे कम मास किसका है, इसका, तो बीच में कौन आएगा, प्रोटॉन। सबसे कम किसका है, इसका, तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, इसकी, तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए M × Q, जो मास और चार्ज का प्रोडक्ट है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा इसी के लिए आएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए मास और चार्ज का प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, तो लैम्डा किसके लिए आएगी, सबसे कम इसी के लिए आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये अपने को बताना है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम, नहीं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम, नहीं भाई साहब, एटम में तो बहुत कम होती है और न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा होती है, तो ये तो सही नहीं है। नोट ट्रू पूछा है तो पहला स्टेटमेंट ही हो गया अपना काम, कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है, इन्होंने नोट ट्रू पूछा है। अगला देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, सही बात है, चार्ज इंडिपेंडेंट और स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, द रेंज कितनी होती है, यूजुअली फ्यू फेमटोमीटर, सही बात है, फेमटो मतलब 10⁻⁻15 मीटर, इसी ऑर्डर में होती है, ये बात भी सही है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स नॉन नहीं करते और सेंट्रल फोर्स नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है ना, डू नॉट फॉलो, तो ये बात भी सही है। तो नीचे वाले तीनों सही है, गलत पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गलत है, जो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी सेम होगी, ऐसा नहीं है। एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी जो है वो होती है अपने पास ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि न्यूक्लियर वाली किसमें होती है, एमईवी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द फोटो करंट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एपरेटस, फोटो इलेक्ट्रिक एपरेटस के अंदर जो फोटो करंट होती है ना, वो कौन कौन डिटरमाइन करता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, सही बात है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, चाहे तुम्हारी सैचुरेशन करंट हो चाहे तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है ना दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, वो भी डिपेंड करेगी, वो भी डिसाइड करेगा तुम्हारा फोटो करंट के बारे में चीजें। ठीक है, करेगी। नेचर ऑफ इमिटर मटेरियल, कि जो इमिटर मटेरियल है ना उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी चीजें, ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही बात सही है, एक ग्रुप में तुम समझना कि इमिटर मटेरियल जब तक पता नहीं होगा तो तुम उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट शुरू नहीं कर सकते, मतलब कितनी मर्जी लाइट डाल, कितनी लाइट डालोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फोटो करंट चलेगी। ठीक है, ये अपने को पता नहीं चलता बिना एमिटर मटेरियल के पता किए। तो तीसरा पॉइंट में मैटर करता है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो जो पॉइंट है जो अपने पास
एनोड कह दो आप, एनोड कह दो, एनोड कहोगे कैथोड कहोगे, मतलब जो भी पॉजिटिव वाली प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव वाली प्लेट है, पॉजिटिव वाली प्लेट है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कैसे करेगी, जब तक उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ाओगे, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव वाली पोटेंशियल, पॉजिटिव वाली प्लेट को जब तक तुम पोटेंशियल नहीं बढ़ाओगे, इसको खींचने के योग्य नहीं बनाओगे, तब तक कैसे फोटो इलेक्ट्रिक होगा और कैसे ही फोटो करंट होगी। तो दूसरा पॉइंट मैटर करता है। तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। जब फोटोन बढ़ेंगे तो करंट अपने आप बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ये आएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कि तुम्हें मिलाना है कौन सा क्या है, देखो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 यू, ये थी अपने पास कितनी 931 एमईवी, कितनी थी 931 एमईवी, ठीक है। तो डी में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, डी में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ये दो सही हो सकते हैं, ठीक है। और देखो एक्स रे फोटोन एनर्जी, एक्स रे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, देखते हैं कितनी होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, एमईवी होती है, 8.8 एमईवी होती है। तो बी में आएगा एस, बी में आएगा एस, ये लो बी में एस तुम्हारे पास है, ठीक है। और देखो क्या बच गया, थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी कितनी होगी, क्यू होगी या इतनी होगी, भाई साहब थर्मल एनर्जी कभी इतनी हो सकती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये अपने पास किसकी एनर्जी है, एक्स रे फोटोन की एनर्जी है। तो ए में आर आएगा, ए में क्या आएगा, आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। कि एक्स रे फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और थर्मल एनर्जी कितनी हो जाएगी एयर मॉलिक्यूल की, 0.02 एम 0.002 ईवी हो जाएगी। एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए क्यू जो है 1 यू जो है वो 931 एमईवी हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो हो जाएगी अपने पास कितनी, 8 एमईवी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ। देखो हाईएस्ट वेवलेंथ जो है वो होती है अपने पास किसकी, रेडियो वेव की, किसकी, रेडियो वेव की। रेडियो है नहीं तो उसके जस्ट पास वाली कौन होती है, माइक्रोवेव। कौन होती है, माइक्रोवेव। ये तुमने अगर ईएम स्पेक्ट्रम देखा हो तो यहाँ आता है रेडियो, रेडियो, माइक्रो, यूवी, है ना, इस तरीके से विजिबल, आईआर, ठीक है, ऐसा कुछ चलता है। ये मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, देखना ये ऐसे होता है कुछ, रेडियो, माइक्रो और यूवी, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ, रुको एक मिनट। देखो ये कैसे होता है कि यूवी, है ना, विजिबल, ये बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, यूवी विजिबल, आईआर, यहाँ रेडियो, यहाँ माइक्रो, और यहाँ एक्सरे, और यहाँ गामा रे, ठीक है। इसकी एनर्जी हाईएस्ट, इसकी तरंग दैर्ध्य हाईएस्ट, ये है नहीं तो ये बच गई माइक्रो, है ना। कौन सी हो जाएगी, माइक्रोवेव जो है इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है जो अवेलेबल है उनमें। सबसे ज्यादा की बात करूँ तो रेडियो की होती है, ओके। नेक्स्ट देखो, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजनिक एटम, हाइड्रोजनिक एटम मतलब जो हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन जैसे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, तो निम्न में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, करेक्ट है, ये बताओ। तो देखो क्या है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सही बात है, जो रेडियस है वो n स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो रेडियस होती है वो होती है 0.529 गुणा n स्क्वायर बाय जेड एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आर एन जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा, पहली बात सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं, अगर इक्वल होते तो कट जाते, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, अगर इक्वल होते तो कट जाते, जबकि ऐसा नहीं होता, हमेशा एनर्जी जीरो हो जाती, जबकि ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आई थिंक ये दोनों बराबर नहीं होते। बराबर क्या होता है, बराबर होता है ई और के ई, इनका मैग्नीट्यूड, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है हमेशा, बस ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है। तो दूसरा गलत है, जो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो गलत है भाई तू, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, नहीं, जो एनर्जी होती है ना वो होती है माइनस का 13.6 बटा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के डिस्प्रोपोर्शनल है ना वो, यहाँ पे एन क्यों आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, ओनली एंड ओनली ए, ओनली,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हाइड्रोजन एटम इज इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान देखना, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड। ठीक है, ए हाइड्रोजन एटम इज इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब इसमें है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, इसमें है। ठीक है, इट इमिट ए फोटोन इन जंपिंग टू ए स्टेट ऑफ एनर्जी 12.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इमिट्स ए फोटोन इन जंपिंग टू ए स्टेट ऑफ एनर्जी 12.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसकी थे -13.6, इसका था -1.54, इसका था 0.9 का भाग देंगे इसमें, नहीं दो, एक का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 3.14 है ना, 3.4, अब आएगा ये 1.54 इतना। ठीक है, और ये देखो इसमें लगभग इतने का अंतर है ना, इसमें जाएगी तो 12.06 का अंतर है लगभग, ये लो। ठीक है, इतना हो गया। द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर T1 एंड T2। इसमें T1 था, इसमें T2 था, तो बताओ T1 बटा T2 क्या आएगा। एक बात देखो क्या, कि जो टाइम पीरियड होता है ना वो क्या होता है 2πr बटा वी, है ना, कि कितनी परिधि है और कितनी वेलोसिटी है। तो ये जो r था ये था 1/n², है ना, और जो v था वो था 1/n, है ना। v कितना होता है 2.18 गुणा 10⁶ इंटू z/n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। r था n² के गुणा में, है ना, r था सॉरी n² के गुणा में, ये देख लो रे, ये देखो n² के गुणा में था, और v था 1/n या फिर z/n, तो ये कितना आया t समानुपाती आ गया n³, है ना। तो यहीं से देख लो T1 भाग T2। T1 कब है इनिशियल में, इनिशियल क्या है n इक्वल टू 3, तो 3 ती है 9, 9 ती है 27, नीचे दूसरी में T2 है। ठीक है, ये हो गया, एक एकम एक, एक दूने एक, एक एकम एक इंटू एक करोगे तो फिर से एक, तो ये क्या आया 27। तो ये रेशियो कितना है भाई 27 है, कितना है रेशियो 27 है। T1/T2 कितना हो गया 27। बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग, ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग ए पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बाइस है तो क्या होगा, देखो फॉरवर्ड करोगे, पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, वो पॉजिटिव को धक्का मारेगा, ये नेगेटिव को धक्का मारेगा, वो चार्ज क्या होंगे डिप्रेशन लेयर की तरफ आएंगे, उसको छत कर देंगे, तो विड्थ तो डिक्रीज होगी, विड्थ तो डिक्रीज होगी। ठीक है, एक और देखो, समझाई दूंगे ढंग से। देखो इसमें ये पी है, ये एन है, इसमें होल ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया आपने। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है इससे होल रिपेल होकर इधर भागेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इधर भागेंगे। ठीक है, तो ये जाके इसको छत विच्छेद कर देंगे और ये डिक्रीज हो जाएगी साइज, ये लो डिक्रीज कर दी। डिक्रीज में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे पी वाला है, इससे होल जाते हैं अपने आप, क्योंकि होल ज्यादा है इसके पास। ठीक है, तो उसके साथ नेगेटिव आयन भी जाते, तो यहाँ नेगेटिव लेयर बनती है कि नहीं, और यहाँ कैसी लेयर बनती पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता ऐसे। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है तुम्हारा ऐसे है, तो ये देखो हाइट क्या हो रही है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली है वो इधर है और इंटरनली है वो इधर है, तो हाइट डिक्रीज हो गई, है ना। तो बैरियर की हाइट जो क्या हो गई डिक्रीज हो गई। अरे डिक्रीज हुई तभी तो वो बहुत ज्यादा जा सके, बैरियर की हाइट बढ़ती तो वो जा ही नहीं पाते, है ना, वो जा पा रहे हैं, छत विच्छेद कर पा रहे हैं, क्योंकि बैरियर की हाइट जो क्या हो गई रिड्यूस हो गई, है ना। एक्सटर्नल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल वाले एनर्जेटिक या जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, इस तरीके से ये इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपने और देखेंगे। चलो अभी देख लेते हैं, एक बार ये क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, ये एक बार स्किप कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ए पर्सन हैविंग मास, इतना, एक पर्सन है जिसने इतना मास ले रखा है 60 kg का अपने कंधों के ऊपर। ठीक है, इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस which is frictionless. The radius of the circle is 5 meter. The centripetal force applied is 20 Newton, 15 Newton. What is the amount of work done by the force when the person moves through one half of the rotation? कि एक आदमी है जिसने इतना भार ले रखा है 50-60 kg का भार उठा रखा है। ठीक है, मतलब आदमी के अंदर ही भार इतना है। ठीक है, तो वो खुद का भार उठा रहा है, और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और रेडियस इसकी 5 मीटर है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है 50 न्यूटन है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है अपने पास 50 न्यूटन है, तो कितना काम करना पड़ेगा अगर वो आधा घूमना चाहता है तो। ठीक है, जब भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स
से घूमता है या जाता है तो किया गया कार्य जो होता है ना वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। किया गया कार्य कितना होता है, जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि एफ क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है एफ डॉट डी एक्स। जब भी ये घूम रहा है ना तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी बहुत भी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो इसके फोर्स के सदैव परपेंडिकुलर है। समझो, एफ और वी जो है ना वो सदैव परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, सेंट्रीपिटल मोशन के अंदर। ठीक है, तो एफ डॉट वी अगर परपेंडिकुलर है तो एफ डॉट वी इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट ही है तो वी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो एफ डॉट डी एक्स भी क्या होगा, जीरो। तो किया गया कार्य हमेशा क्या रहेगा, जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या रहता है, जीरो ही रहता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कह रहा है मतलब इनके द्वारा किया गया कार्य जीरो। ठीक है, F1 and F2 act simultaneously on an object of mass m. The work done by them over a closed path are given in two cases. W1 ये है, W2 ये है। तो what is the relationship between W1 and W2? W1 अपने पास ये है, W2 अपने पास ये है। ओके, तो यहां से देखो एफ डी एस जो होगा क्लोज इंटीग्रल के लिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा, इसी तरीके से ये होगा और इसी तरीके से ये होगा। ठीक है, तो W1 और W2 क्या हो जाएगा अपने पास है, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, W2 और W1 और W2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। बोलो कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, कि कुल किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा अपने पास। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो बताना है एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या होगा। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, एल होता है एम वी आर। ठीक है, अब देखो आर क्या होता है कि जो वी है ना वो इस सेंटर से, मतलब जिसके अबाउट आप रोटेशन कर रहे हो उससे कितनी दूर है। अगर ये वी यहीं आ जाए तो इसकी दूरी कितनी होगी, समझो बात को। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है। अगर ये यहीं आ जाए तो ये दूरी अगर आर है तो इस पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी आर। अगर ये यहीं आ जाए तो आर क्या होगा, जीरो। तो एल क्या हो जाएगा, जीरो। एल जीरो कब होता है, ओनली एंड ओनली उसी केस में होता है जब अपने पास वी नॉन जीरो हो और जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसमें वी लग रहा है वो इसी के ऊपर आ जाए। समझ रहे हो ना, ये देखो अब इट्स वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। एल हमेशा जीरो होगा, नहीं होगा जब एल इस पे लग रहा है, इसको ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, तो जीरो हो गया क्या, नहीं होगा। ऑलवेज नॉन जीरो ऐसा भी जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है। इट्स वैल्यू जीरो ओनली वंस ड्यूरिंग दिस जर्नी, नहीं। अब ये ऐसे घूमे, ऐसे जाएगी, ठीक है ना, तो जीरो थोड़ी होगा। एक बार इस पे पहुंचा तो जीरो, वापस इधर आए तो जीरो। तो दो तीन बार भी जीरो हो सकता है, तो एक बार ही जीरो होगा कि ये भी नहीं है। अगला देखो, इट्स वैल्यू जीरो ओनली इफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब भी ये ओरिजिन से जाएगा, मतलब आर जब भी जीरो करोगे आप तो तुम्हारा एल जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक कॉर्ड है, ठीक है ना, एक रिम है जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, इज वाउंड अराउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील। एक फ्लाई व्हील के चारों ओर इसको बांध दिया गया है। द मास एंड द डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील इज 10 kg एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मास कितना है, 10 kg है। ठीक है, और जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0.10 मीटर। ठीक है, नाउ द कोर्ड इज पुल्ड डाउन स्टेडली। अब इसको नीचे की तरफ क्या किया गया है, खींचा गया है। ठीक है, एस ऑन व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा जो है वो तुम्हें बताना है। ठीक है, बता दे। देखो तो इजिकल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। ओके, और यही क्या होता है, एफ गुणा आर होता है। सारे मान रख दो। आई जो है, ये रिम जो है, रिम क्या होगी, जुड़ी हुई होगी, है ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक चक्की की तरह, है ना, एक डिस्क की तरह। तो आई आएगा 1/2 एम आर स्क्र। एल्फा का मान अल्फा, फोर्स एफ कितना है अपने पास, ये 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, इंटू आर। सेंटर से ये कितनी दूरी पे है, ठीक है, ये है 0.1, 0.1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, सोलो करो, अल्फा निकालो। तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा 20 गुणा 0.1 बटा एम आर स्क्र। एम का मतलब कितना है, मास, 10 आर स्क्र। आर का मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट, ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100, लेकिन ये सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे तो 0.1, 0.1 का स्क्वायर 0.01, है ना, ऊपर जाएगा 10 बचेगा, 10 से 10 गया, तो अल्फा कितना आ गया, 20। ठीक है, कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 20 पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन अपना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ये भी एक बार छोड़ दो, ठीक है, एक बार ये भी छोड़ो। अगला देखो अपने पास क्या है, ये भी एक बार स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा ढंग से देख के, क्योंकि मैंने आगे वाले पढ़े नहीं हुए क्वेश्चन, तो एक बार जो इजी है ना थोड़े वो बता देता हूँ, बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको सारे सारे बता दूंगा, ठीक है। देखो क्या है, इफ द गिवन सेगमेंट ऑफ सर्किट मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड लिस्ट टू फॉर वीएबी। अगर ऐसा सर्किट है अपने पास, ठीक है, तो आपको जो चीजें हैं वो मैच करानी है, कौन सा कब होगा, ठीक है। ये कह रहा है ए और बी के बीच अगर 10 वोल्ट है तो आई जो है वो 5 एम्पियर होगा, ठीक है, अपने को बतानी है। देखो अगर अपने पास क्या कर सकते हैं सर्किट का, एक काम करते हैं, इसको मिलाते हैं, मिला दिया तो ए और बीच के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, जीरो, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर ये जीरो होता, ठीक है, तो ये जो बैटरी है वो करंट बहाती सिर्फ और सिर्फ इससे, और ऐसे ही बहाती है कि नहीं। आई बराबर क्या होता, वी बटा आर, ये 10 और ये आर हो गया 2, तो ये आती 5 एम्पियर, और करंट की दिशा भी वही होती जो इन्होंने दे रखी है। तो 5 एम्पियर की करंट बही कब, जब वी ए बी इजिकल टू जीरो है। तो वी ए बी जब जीरो था 5 एम्पियर था, ए में क्यू आएगा, ए में क्यू आएगा, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन ही हो गया। और भी करें क्या, और भी करते हैं। अगर तुम क्या कर दो, ए के ऊपर बड़ी बैटरी लगा दो, समझ रहे हो ना, ए के ऊपर बड़ी बैटरी लगा दो, 10 वोल्ट कर दो, तो दोनों बैटरी कैंसिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, तो कोई करंट नहीं बहेगी, मतलब जब पी आएगा तो आई जीरो हो जाएगा। बी में क्या आएगा, पी, ये लो बी में पी आ गया, ठीक है। अब तुम इससे बैटरी बड़ी बैटरी लगा रहे हो, तो फिर वो 10 इसको खत्म कर देगा, 20 वाले से 10 को खत्म करेगा, है ना, वो वाला 10 रह जाएगा जो कि इसको अपोजिट करेगा, तो पूरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देगा। पहले 5 फ्लो हो रही थी, अब क्या होगी, -5 होगी, तो ये तीसरे से जुड़ेगा। मेरी बात समझे क्या तुम, समझे क्या। जब ये मिला दिया जीरो है तो सिर्फ इसकी वजह से करंट फ्लो होगी, ठीक है, जो होगी वी बटा आर, 5/2, 10/2, ये होगी 5, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब तुमने क्या किया, इसको -10 से जोड़ दिया, है ना, मतलब ए बड़ा है ये छोटा है, ये बैटरी मतलब ऐसे जुड़ गई ना, अब ऐसे जुड़ गई, ये एक तो ये हो गई, एक ये ऐसे जुड़ गई दूसरी, तो ये दूसरी कैंसिल कर देगी, तो जीरो करंट हो जाएगी, ठीक है। तीसरे में अगर ये वाली बड़ी कर दी, अपोजिट वाली बड़ी कर दी, तो ये 10 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, -10, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो -5 आ जाएगा, जो मैंने समझा दिया, जो कि अपने पास कितना है, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना, कि जब ये जीरो है तो 5 होगा, ए में क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ई दे रखा है, पी दे रखा है, सच दैट द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल 20-30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो एंगल है इसके बीच में, द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ टोरक कितना लगेगा, देखो टो कितना होता है, टो होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी मतलब डाइपोल मोमेंट, ई मतलब 6 × 10⁴, और ये साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये आएगा इससे 3, 2 3 6 इंटू 10⁻⁻⁴, 6 × 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, NB, NY, NB, NV, NR, NY, NB, NV are the refractive index of the crown glass for red, yellow, blue and violet color respectively. Which of following sequence is correct? देखो जब लाइट जाती है ना तो ये जैसे बनता है ना, तो ये इधर आता है विब की ओर, सबसे ज्यादा कौन झुका, कौन मुड़ा सबसे ज्यादा, वी सबसे ज्यादा मुड़ा, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, ये लो। उसके बाद VIB, विब ग्योर, ये लो, ये हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, वॉयलेट मुड़ता है, सबसे कम कौन मुड़ता है, रेड मुड़ता है, तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी ग्लास की, और वी के लिए, वॉयलेट के लिए सबसे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगला देखो, ए पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड दिस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर ए कंप्लीट जर्नी इज दिस, ठीक है, कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड डिफरेंट क्या है, ये है ये है ये है ये है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ओस तुम्हारी कितना आ जाएगा, करो चेक, पहला v है, ठीक है, दूसरा 2v है, तीसरा 3v है, चौथा 4v है,
ऐसे चलते 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 nth की बात करोगे तो आ जाएगा nv, और नीचे 1 प्लस n, है कि नहीं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल स्पीड बटा कुल टाइम, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। औसत स्पीड कैसे निकालोगे, औसत स्पीड कैसे निकलेगी, मतलब कितना डाटा है कि नहीं। एक पहला v है, फिर 2v है, फिर 3v है, फिर 4v है, ऐसे करते 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 ये आ जाएगी अपने पास nv। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, n, है ना, 1 2 3 4 से लेकर के n, ये अपने को निकालना है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा v, यहाँ से कॉमन आ जाएगा n। ये क्या आता है अपने पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, ये आता है n प्लस 1 बटा 2, n से n गया तो ये आ जाएगा n प्लस 1 बटा 2 गुणा का v। ठीक है, ये अपने पास जो है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि औसत जो स्पीड आएगी वो इतनी आएगी, n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया गया वेलोसिटी v से। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई, और ये पॉइंट जो है उससे फेंका है आपने, वो कितनी हाइट का है, 100 मीटर हाइट पे है। ठीक है, द पार्टिकल इज 10 मीटर अबव टॉप ऑफ टावर एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना था, ये 10 मीटर ऊपर था, कब, जब t इज इक्वल टू कितना है, 1 सेकंड। ठीक है, ओके, एंड 20 मीटर बिलो टॉप ऑफ टावर, और 20 मीटर नीचे था ये, कब, जब t इज इक्वल टू कितने हो गए, 4 सेकंड हो गए। ठीक है, इट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v बताना है कितनी स्पीड से फेंका था, और g बताना है कि कितना कहाँ लग रहा होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो तो हमेशा नीचे ही लगता है, और कहाँ लगेगा, तो ये डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। जी तो हमेशा वही लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो वही लगेगा जितना है उतना। ठीक है, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, अब स्पीड अपने देखनी है, स्पीड ऊपर फेंका था तो ये लो हो गया, पूछना क्या है, फेंका तो ऊपर ही था तो स्पीड तो इनिशियल ऊपर ही थी, ऐसे से नीचे था तो इतना हो गया, बस। तो तुम ये भी निकाल सकते हो, निकालो, ये होता है क्या, v बराबर u प्लस 80, कोई तरीका, कोई ना कोई तो ट्रिक होगी, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as, काम नहीं आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये काम आएगा। ठीक है, कितनी हाइट पे पहुंचा, 10 मीटर पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, नहीं पता, v थी, है ना, तो v इंटू टी, टी मतलब टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, ये इसको दिया, माइनस का 1/2, एक्सीलरेशन कितना था 10, टी स्क्वायर 1, एक्सीलरेशन माइनस में क्यों लगा लिया है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो माइनस में आएगा। ठीक है, सोल्व करो, ये कितना आएगा 5, तो v इतना है, तो v कितना आ गया, 5 इधर जाएगा, 10 और 5 15, 15 है ऊपर है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन जो है अपने वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, ताकि ये काफी बड़ा लेक्चर अपना ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर के अंदर मैं सारे जो तुम्हें क्वेश्चन है वो फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, थोड़े से रहे हैं, आई थिंक अगला लेक्चर काफी छोटा होने वाला है ना, काफी कम ही रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये तो ये, और 5 6 मान लो 20 क्वेश्चन मुश्किल से रहे हैं, जो मुझे मेरे हिसाब से आधी घंटे का लेक्चर होगा, उसमें जो अपना ये जो केवीएस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ये पूरी हो जाएगी, और इसी के साथ अपना केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो भी पूरी हो जाएगी। लास्ट के 3 पेपर अपने डिस्कस कर लिए, मॉडर्न वाले ही डिस्कस अपने करने चाहिए, लेटेस्ट वाले ही अपने डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि पहले कौन सी एजेंसी थी, कैसे क्या करवाती थी, उससे बहुत ज्यादा फर्क जो है इस पैटर्न पे नहीं पड़ेगा, रिसेंट वालों से फर्क पड़ सकता है, रिसेंट वालों से आपका पेपर पैटर्न जो है वो मैच कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।